सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी-पीजीटी, बिहार टीजीटी-पीजीटी, झारखंड टीजीटी-पीजीटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है और बहुत सारा इकोनॉमिक्स में कंफ्यूजन आपका बना रहता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स पूरा आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाई जा रही है। वहां पे आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्लीट इकोनॉमिक्स के यहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए अर्थात कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन भी करते रहिए। मैं खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ईमानदारी से ये जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं इसको ठीक तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे इसे आप फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स केवल और केवल आपकी जो फीस है वो 2000 रुपए है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। अर्थात अगर जो आप एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो एक से ज्यादा परीक्षा वाले बैच में भी आप ऐड हो सकते हैं, या कोई जब भी नई वैकेंसी आती है उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिक नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सेट टेट वर्ग 1 के मतलब सारे बैच आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर कि आपको यहाँ पे बैच मिल जाएंगे। मतलब इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की अगर जो आपकी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और एक लाइन की बात मैं बता रहा हूँ, जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, अगर सभी कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करेंगे और रोज यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत कम समय में सब कुछ तैयार कर सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे आपके एग्जाम आते आते सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। और जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो कोर्स परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर जरूर सेंड कर दीजिए, ताकि आपको बैच में भी ऐड करा दिया जाएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। और जो आज का सेशन है ना, वो जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो सेशन आते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आज के सेशन में बहुत ही कम रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आज का सेशन वही ठीक तरीके से कर पाएगा जिसकी अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा आप बहुत अपने आप को अच्छा स्टूडेंट भी मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के सभी प्रश्नों का उत्तर करिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न जो है वो
इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी है। चलिए, तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उत्पादन नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और वक्तव्यों के आधार पे कौन सा विकल्प सही है, बेसिकली आपको यही बताना है। तो चलिए देखते हैं कि उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि अगर जो मान लीजिए किसी वस्तु का आप उत्पादन करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेन बनाने वाली कंपनी आप स्थापित करने जा रहे हैं, अर्थात अगर जो पेन का आप उत्पादन करने जा रहे हैं तो इस उत्पादन में कौन कौन कितनी लागतें आपको वहन करनी पड़ती है, या किसी वस्तु का जब आप उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उद्यमी आता है। उद्यमी क्या करता है भैया? उद्यमी सोचता है, समझता है कि हमको क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। उद्यमी बहुत सारे मेहनत करता है। फिर उद्यमी क्या करता है कि भूमि खरीदता है या भूमि किराए पे लेता है, या फिर उद्यमी क्या करता है कि मजदूर लगाता है, अर्थात जिसे वो मजदूरी देगा। तो उद्यमी जो होगा वो मेंटली रूप से भी बहुत सारे कार्य करता है और इस काम के लिए वो खुद को मजदूरी नहीं देता है। ठीक है, जब उत्पादन होगा तो एक जो उत्पादक करता होगा, जैसे मान लीजिए कि आप पेन की कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, तो भैया पेन की कंपनी आप केवल पैसा लगा करके उत्पादित नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत सारा आपके दिमाग लगाने की भी जरूरत होगी। तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात उद्यमी क्या कर रहा है? उद्यमी अपनी ऊर्जा का भी प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि उत्पादन में भैया उद्यमी के सोच भी लगेंगे, उद्यमी का एफर्ट भी लगेगा, उद्यमी का ऊर्जा भी लगेगा, भूमि भी लगेगा, मजदूर भी लगेंगे, तकनीकी भी वो खरीदेगा। ये सारी चीजें जरूरी है किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो देखिए, उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है भैया, जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो आपकी ऊर्जा होती है, आपकी मनोदशा होती है, उसके साथ आप टेक्नोलॉजी का समन्वय करते हैं और फिर जाकर के आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए केवल मशीनी उपकरणों की आवश्यकता होती है। नहीं भैया, ये बात गलत हो जाएगी। अगर जो आप किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं तो केवल मशीन की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, उसमें आप उद्यमी की भी तो जरूरत पड़ेगी। उद्यमी कैसा सोचता है, किस तरीके से वो कार्य करवाता है, केवल मशीन से ही थोड़ी उत्पादन हो जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर केवल और केवल पहला सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। आज के सेशन में बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जो अच्छे से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा वो उसको आज बहुत मजा आने वाला है। जो अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको आज बहुत मजा आने वाला है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि वस्तु की ऐसी मद जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम में किसी चरण से गुजारना नहीं पड़ता है वो कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, दो तीन बातें आपको समझनी चाहिए। एक समझनी चाहिए कि प्राथमिक वस्तु क्या होती है। प्राथमिक वस्तु, ठीक है। दूसरा आपको समझना चाहिए कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। मध्यवर्ती वस्तु। फिर आपको एक और बात समझनी चाहिए कि अंतिम वस्तु क्या होता है। अंतिम वस्तु क्या होता है। तो जैसे देखिए, प्राथमिक वस्तु की अगर जो हम बात करें तो गेहूं है, तो गेहूं क्या है? प्राथमिक वस्तु है, क्योंकि ये कृषि से आता है। लेकिन जब आप गेहूं को पिसवा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो आटा बन जाता है, अर्थात गेहूं अपना रूप चेंज कर लिया है। तो आटा आपका क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु होगा। अब आटे से आप क्या बना दिए? ब्रेड बना दिए। तो ब्रेड, अब जब ब्रेड बन गया तो ब्रेड को अब आप और किसी फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे, तो ये हो गई आपकी अंतिम वस्तु। तो प्राथमिक वस्तु जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं क्या हो गया? प्राथमिक वस्तु। लेकिन अब गेहूं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको क्या कर देते हैं? आटा बना देते हैं। गेहूं को पिसवा करके हम आटा बना देते हैं, तो आटा आपकी मध्यवर्ती हो गई, वस्तु हो गई।
अब आटे से क्या बन गया, ब्रेड बन गया। तो अब ब्रेड एक बार बन गया तो अब ब्रेड से आप अन्य कोई वस्तु नहीं बना सकते, वो ब्रेड के रूप में ही बिकेगी। तो ब्रेड आपका क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। तो जितने लोग भी इस प्रश्न को ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, अंतिम वस्तु ठीक बोल रहे हैं, कि वस्तु की ऐसी मद जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम में किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है उसे अंतिम वस्तु बोलेंगे। अर्थात ब्रेड को अब किसी अन्य प्रकार के उत्पादन चरण से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रेड ही मार्केट में बिकेगा। ब्रेड से अब कोई और वस्तु आप निर्मित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्राथमिक वस्तु थी गेहूं, तो गेहूं से आप आटा बना सकते हैं और आटा से आप ब्रेड बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड से आप और कुछ नहीं बना सकते हैं। तो ब्रेड आपका अंतिम वस्तु हो गया। अगला, कि अंतिम वस्तुओं को बांटा जा सकता है। अंतिम वस्तुओं को किस रूप में बांटा जा सकता है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अंतिम वस्तुओं को बांटा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अंतिम वस्तु को बांटा जा सकता है। अंतिम वस्तु को आप कैसे बांट सकते हैं? ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स की गहराई आपको पता होगी तो इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ यार, कॉन्सेप्ट पढ़ा करो, कॉन्सेप्ट पढ़ा करो। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि प्राथमिक वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है और अंतिम वस्तु क्या होती है। तो एक लाइन में मैंने आपको बताया कि प्राथमिक वस्तु जैसे गेहूं हो गया, गेहूं से हम आटा बना देते हैं तो आटा मध्यवर्ती वस्तु हो गया। लेकिन आटा से हम ब्रेड बना देंगे तो ब्रेड के, अब ब्रेड से कुछ और नहीं बनाया जा सकता है, तो ब्रेड आपका अंतिम वस्तु हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है कि अंतिम वस्तुओं को बांटा जाता है। तो अंतिम वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं में हम बांट सकते हैं, ठीक है। अंतिम वस्तुओं को उपभोग वस्तु, मतलब जो अंतिम वस्तु होगी उसी का तो आप उपभोग कर पाएंगे। क्या आप आटे का उपभोग कर पाएंगे? आटा खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। लेकिन ब्रेड को आप खा लेंगे। आटा आप खा सकते हैं क्या? मध्यवर्ती वस्तु को खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। लेकिन ब्रेड जो है उसको आप खा सकते हैं। तो उपभोग तो ब्रेड का किया जा सकता है, अर्थात अंतिम वस्तुओं को बांटा जा सकता है उपभोग वस्तुओं के रूप में और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में। जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा है या कोई उपकरण खरीदा है, तो अब एक उपकरण से दूसरा उपकरण में मॉडिफाई, ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके आप हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते हैं, तो वो आपकी क्या हो गई? वो आपकी पूंजीगत वस्तु हो गई। तो अंतिम वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं में बांटा जा सकता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है कि पूंजीगत वस्तु का क्या मतलब होता है? तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जो टिकाऊ होती है, ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो टिकाऊ होती है। टिकाऊ वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। जैसे बहुत सारे उपकरण होते हैं जो सालों साल चलते हैं, तो वो क्या हो गए? वो आपके पूंजीगत वस्तु हो गए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है, देखिए कितना मजेदार प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फरीन फातिमा जी, विकास यादव जी, नैना यादव जी, सर्वेश कुमार जी, पारस कुमार जी, इंद्रसेन जी, ठीक है, सुनीता गुप्ता जी, नैना यादव जी, तस्नीम खान जी, सवरमीत कौर जी, ठीक है, ललिता साकी जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है कि अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं ये बात आपको जाननी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको यही तो बता रहा था कि अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो टिकाऊ होती हैं। टिकाऊ वस्तुओं को ही क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो आपके जीवन काल तक चले, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर अगर जो आपने मान लीजिए खरीदा है, तो ट्रैक्टर का प्रयोग करके आप क्या करेंगे? उससे पूंजी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना।
तो ट्रैक्टर का जब चाहे जितना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रैक्टर जो होता है वो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। तो अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो टिकाऊ वस्तुएं होती है, जैसे कि ट्रैक्टर। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के लिए सकल निवेश के मूल्य के लिए किए गए लोभ को कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप थियरी जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैं थियरी नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यार बहुत सारे ऐसे टर्म है ना जिसको आप गहराई से नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी भर ये कभी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन एक बार इसको ठीक तरीके से सिंपल सटीक भाषा में पढ़ लेंगे तो ये जिंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं। तो जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक तरीके से क्रम को फॉलो करिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है सिलेबस के अनुसार, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या जो नीचे नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो आपको क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं अक्सर कि पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के लिए सकल निवेश के मूल्य के लिए किए गए लोभ को क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं मूल्यह्रास। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आपके गांव में या आपके शहर में या आपके मोहल्ले में आटा चक्की आपने देखा है? आटा चक्की देखा है ना आपने? आटा चक्की देखा है आपने कि जब गेहूं पिसवाने आप जाते हैं तो आटा चक्की देखे ही होंगे। और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप आटा चक्की गेहूं लेकर के गए और आटा चक्की वाला कहता है कि भैया आज तो हम अपनी पूरी मशीनों की मरम्मत कर रहे हैं, आज हम अपनी पूरी मशीनों की मरम्मत कर रहे हैं, तो आज आटा चक्की चलेगी नहीं, तो आज आपका गेहूं जो है वो पिस नहीं पाएगा। तो आटा चक्की जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है अगर जो इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बात करें। तो पहले देखिए ध्यान से, पहले प्रश्न को समझिए कि पूंजीगत वस्तुएं, अब पूंजीगत वस्तु यहाँ पे आ गया तो पीछे ही मैंने आपको बता दिया कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती है वो क्या होती है? वो टिकाऊ वस्तुएं होती है। ठीक है, टिकाऊ वस्तु जैसे कि मैंने ट्रैक्टर बताया या अन्य प्रकार के उपकरण, जैसे आटा चक्की हो गया, तो आटा चक्की भी पूंजीगत वस्तु होगा। एक बार अगर जो आप आटा चक्की लगा लेते हैं तो साल साल भर क्या करते हैं? गेहूं की पिसाई उसमें आप करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन साल में एक बार जरूर ऐसा आता है कि जो आटा चक्की का मालिक होता है वो कहता है कि भैया ठीक है, हम अपनी पूरी चक्की की फिर से रिपेयरिंग करेंगे, फिर से इसमें ऑयल डालेंगे, जो टूट फूट हुआ है, जो इसमें घिसावट आया है, उसकी मरम्मत हम कर देंगे। और उस पे जो पैसा खर्च होता है उसी को घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोलते हैं। तो देखिए पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के लिए सकल निवेश के मूल्यों में किए गए लोभ को ही मूल्यह्रास कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। और आज के सेशन को एक दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे जो अमूमन लोग क्लियर नहीं करते। ठीक है, जैसे घिसावट व्यय क्या होता है, टूट फूट व्यय क्या होता है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है। इसलिए नहीं पता होती है कि लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रट्टा मार के एग्जाम दे देंगे। ठीक है, दोनों जरूरी है, जितना जरूरी थियरी पढ़ना उतना ही जरूरी ऑब्जेक्टिव पढ़ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मूल्यह्रास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए तथा सही कूट का चयन करिए। मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता होता है। जैसे अभी हमने बताया कि आटा चक्की होती है, वर्ष में एक बार क्या होती है कि उसकी मरम्मत होती है, उसका रिपेयरिंग होता है, तो उसमें जो पूरा खर्च आता है वो क्या होता है? वो एक वार्षिक भत्ता ही तो होता है कि जो टूट फूट आई है उसी का तो वार्षिक भत्ता है, उसे ही तो मूल्यह्रास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक आटा चक्की की रिपेयरिंग में 5,000 खर्च आए,
तो वो क्या होगा, वो टूट फूट व्यय ही तो होगा ना, और ये वर्ष में एक बार होगा। ठीक है, ये पहली बात तो ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। आगे देखते हैं कि मूल्यह्रास किसी उपभोग वस्तु एवं पूंजीगत वस्तु दोनों की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। या ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, मूल्यह्रास किसी उपभोग वस्तु, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु, जितने भी सी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, जितने भी सी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। उपभोग वस्तुओं में कहां से टूट फूट होता है, अगर जो एक बार ब्रेड की फैक्ट्री में ब्रेड बना करके रख दिया गया है, तो भैया एक बार ब्रेड की कंपनी में ब्रेड बना करके रख दिया गया है, तो क्या उसमें ब्रेड में टूट फूट आएगा, क्या उसमें कोई मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, नहीं बनेगी। लेकिन ब्रेड बनाने वाली जो पूंजीगत वस्तु होगी, अर्थात जो ब्रेड बनाने वाली मशीन होगी, उसमें टूट फूट आएगी। लेकिन जो ब्रेड बन रहा है, ब्रेड में कहां से टूट फूट आएगा, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है। अब ये भी अच्छा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है सर, बी बोल रहे, और कोई। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फर्म की अदायगी का सृजन होता है। अदायगी का सृजन होने का मतलब यह है कि एक फर्म कब अपने उत्पादन को बढ़ाता है। अदायगी का सृजन मतलब कब वो उत्पादन को बढ़ाता है, अर्थात कब उत्पादन को रिलीज करता है। कोई एक फर्म है, अर्थात कोई एक कंपनी है, वो अपने उत्पादन को कब बढ़ाएगा, आप बताइए, वो अपने उत्पादन को कब बढ़ाएगा, तो वो तभी बढ़ाएगा ना जब लोगों द्वारा वस्तुओं की मांग हो। बिल्कुल ठीक है भैया, जब लोग वस्तुओं की मांग करेंगे तो वो अपने उत्पादन को बढ़ाएगा। जब मांग होती है तो जाहिर सी बात है कि जब अर्थव्यवस्था में एक तरफ मांग बढ़ती है तो दूसरी तरफ पूर्ति भी बढ़ता है, अर्थात उत्पादन भी बढ़ता है। ठीक है, उत्पादन भी बढ़ता है, अर्थात यहाँ पे उत्पादन बढ़ने की बात हो रही है। उत्पादन तो लोगों द्वारा वस्तुओं की मांग और लोगों द्वारा सेवाओं की मांग, तो यहाँ पे भी मांग हो रही है और यहाँ पे भी मांग हो रही है। तो जब दोनों कंडीशन में मांग हो रही है तो दोनों कंडीशन में पूर्ति भी होगी, अर्थात उत्पादन भी होगा। दोनों कंडीशन में क्या होगी, पूर्ति भी होगी। ठीक है, लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब वस्तुओं और सेवाओं का मांग होगा तभी पूर्ति बढ़ेगा या तभी उत्पादन बढ़ेगा। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सर जी 1 और 2 बिल्कुल ठीक है, सभी लोग का उत्तर सही है। अगला, कि जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो वो फर्म को प्राप्त होता है। खूबसूरत सा प्रश्न है। देखिए, जब आय को मतलब जो इनकम हो रही है किसी फर्म को, वो इनकम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जा रहा है, मतलब वस्तु के उत्पादन पर व्यय किया जा रहा है, तो यह फर्म को प्राप्त होती है। किस रूप में प्राप्त होती है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो यह फर्म को प्राप्त होता है। तो फर्म को किस रूप में प्राप्त होता है, तो देखिए ये समस्त व्यय के रूप में, समस्त व्यय के रूप में है ना। जब कोई फर्म वस्तुओं और सेवाओं के जब कोई फर्म वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पे जो पैसा व्यय करेगा, जो पैसा व्यय करेगा उसे समस्त व्यय ही तो कहा जाएगा ना। अगर जो हम ये आपसे कहें कि आप एक पेन बनाने वाली कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो आप अगर जो पेन बनाने वाली कंपनी स्थापित कर रहे हैं तो जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उस पे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पे जो आप व्यय कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, वो आपका व्यय ही तो होगा ना, और क्या होगा।
तो समस्त व्यय के रूप में। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि यदि कोई फर्म प्रति वर्ष 100 रुपए मूल्य का उत्पादन करता है, उस वर्ष 20 रुपए का मध्यवर्ती वस्तु तथा 10 रुपए का पूंजी उपभोग पर उपयोग करता है, तो फर्म का सकल मूल्य वर्धित एवं निवल मूल्य वर्धित क्या होगा? ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? बढ़िया से प्रश्न का उत्तर दीजिए। और मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोगों को थोड़े से कम ही प्रश्न आएंगे, है ना, क्योंकि आज के जो प्रश्न है वो रोज के मुकाबले थोड़े से अलग है ना। और ऐसे सेशन भी मैं लेकर के आता हूँ, क्योंकि अगर जो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो मैं किसी भी स्तर पे किसी भी तरीके से आपको अनभिज्ञ नहीं छोड़ूंगा कि आपके पेपर में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो देख के आपको लगे कि यही तो हमने पढ़ा ही नहीं। बस आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आप हमें एप्लीकेशन पे फॉलो करिए ठीक तरीके से, यूट्यूब पे ठीक तरीके से फॉलो करिए, हमेशा आपके पास उपस्थित हो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। बशर्ते मेहनत से पढ़िए तो 1.5-2 घंटा एप्लीकेशन पे और 1.5-2 घंटा यूट्यूब पे। चलिए क्या उत्तर होगा? हाँ, क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि यदि कोई फर्म, बीसी नहीं बताना है, फार्मूला बताओ। बीसी नहीं बताना है, फार्मूला बताइए। बीसी सभी लोग बता रहे हैं, बीसी सभी लोग बता रहे हैं। तो देखिए फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन कितना दिया गया है? तो देखिए फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन कितना दिया गया है? फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन कितना दिया गया है? 100 रुपए दिया गया है। फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन मतलब एक फर्म है जो 100 रुपए की वस्तु का उत्पादन करती है, उस वर्ष 20 रुपए मध्यवर्ती वस्तु तथा 10 रुपए पूंजी उपभोग पर उपयोग करता है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु कितना उपयोग करता है? तो मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग कितने का करता है? 20 रुपए का करता है। और पूंजी उपभोग, ठीक है, पूंजी उपभोग कितना दिया गया है? पूंजी उपभोग आपका दे दिया गया है 10 रुपए। पूंजी उपभोग आपका यहाँ पे कितना दे दिया गया है? 10 रुपए दे दिया गया है। ठीक है, सकल मूल्य वर्धित आपको निकालना है, सकल मूल्य वर्धन आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सकल मूल्य वर्धन अगर जो आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? तो प्रति वर्ष उत्पादन और उसमें से घटा देते हैं मध्यवर्ती वस्तु को। तो ऐसी स्थिति में एक फार्मूला लिख लीजिएगा, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, तो सकल मूल्य वर्धन क्या होगा? सकल मूल्यवर्धन इज इक्वल टू फर्म की प्रतिवर्ष उत्पादन कितना दिया है? 100 दिया गया है, और मध्यवर्ती वस्तु माइनस मध्यवर्ती वस्तु, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है? निवल पूछ रहा है। तो अगर जो निवल निकालेंगे तो निवल का फॉर्मूला क्या होता है? तो निवल का फॉर्मूला होता है कि फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन मतलब कितना उत्पादन कर रहा है? 100 रुपए का, और उसमें से पूंजी उपभोग को घटाएंगे, और पूंजी उपभोग कितना है? 20 है। और फिर क्या घटाएंगे? मध्यवर्ती वस्तु को घटाएंगे। पहले मध्यवर्ती वस्तु को घटाएंगे, फिर पूंजी उपभोग को घटाएंगे, तब 20 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये 70 आ जाएगा। तो 80 और 70 आ जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी। अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न आया है कि अर्थशास्त्र में अविकृत निर्मित वस्तुएं अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक जो फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे क्या बोलते हैं? अब थोड़ा कंसंट्रेट करिए, ये क्या लिखा है? अविकृत निर्मित मतलब ऐसी वस्तुएं जो जिसका उत्पादन तो हो गया है
लेकिन फर्म इसे अभी अपने पास रखा है, उसको बेचा नहीं है, या ऐसी वस्तुएं जो अर्धनिर्मित है, अभी पूरी तरीके से निर्मित नहीं हुई है। तो अगर जो कोई एक एक मान लीजिए कि कोई एक आपकी कंपनी है, तो उस कंपनी, देखिए जितनी भी कंपनियां होती हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे चलती है। जैसे 2025 है तो वो क्या करती है कि 2025 के लिए उत्पादन करती है कि 2025 में इतनी वस्तुओं को हमको बेच लेना है। उसके बाद 2026 जैसे आएगा तो 2026 में वो एक नया आंकड़ा तैयार करेंगी और एक नए तरीके से वो वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। तो मार्केट में से हर साल ये पैसा निकालती रहती है और उस पैसे को निवेश करके अगले वर्ष के लिए उत्पादन करती रहती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस पे सेल लगता है। तो सेल क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने वस्तुओं को कम कीमत पे बेच करके कम से कम पूंजी को इकट्ठा करती है ताकि अगले आने वाले वर्ष के लिए उत्पादन किया जा सके। इसीलिए जब सेल लगता है तो आप देखते हैं कि वस्तुएं सस्ती मिलती है। तो अब देखिए इस प्रश्न की बात हो रही है कि अर्थशास्त्र में अविकृत निर्मित मतलब ऐसी वस्तुएं जो निर्मित हो चुकी है लेकिन अभी बिक्री नहीं हुई है, या ऐसी वस्तुएं जो अर्धनिर्मित है, जो अभी पूरी तरीके से जिनका निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुओं का स्टॉक जो फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उसे बोला जाता है माल सूची। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है माल सूची। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं अर्थात माल सूची बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं माल सूची। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि साधन लागत आधारित होता है। साधन लागत किस पर आधारित होता है बेसिकली आपको बताना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है? साधन लागत आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। साधन लागत जो होता है वो आधारित कीमत और बाजार कीमतों में विभेद होता है। ठीक है, कि जो आपकी कीमत है वो और जो बाजार कीमत है उसका अंतर होता है। एब्सोल्युटली ठीक है। शुद्ध उत्पादन कर और शुद्ध उत्पाद करों के बीच भी विभेद होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर इसमें सी करेंगे कि सर जी ए और बी दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी लगती है, अब थियरी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही कूट का चयन करिए। यहाँ पे पहला कूट में दिया गया है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रतिस्पर्धी नहीं होता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में किसी व्यक्ति को वस्तु के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो बातें आपको जाननी होंगी। एक बात तो आपको ये जाननी होती है कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है। सार्वजनिक वस्तु, तो सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस जो होता है वो सार्वजनिक वस्तु होता है क्योंकि पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए, हमारे जो जवान है वो सबकी सुरक्षा के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस या हमारे जवान जो है वो आपको बचा लेंगे और आपके पड़ोसी को छोड़ देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे उनके साथ अन्याय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे पुलिस हो गई, जैसे हमारी सेना हो गई, जैसे आपके मोहल्ले में जो सरकार लैंप लगवाई है, आपके मोहल्ले में जो सरकार ने लैंप लगवाया, तो लैंप लगवाया कि सबको उससे प्रकाश मिले, केवल आपके लिए सरकार ने थोड़ी लगवाया। तो ये सार्वजनिक वस्तु हो गई। लेकिन वही दूसरी तरफ निजी वस्तु क्या होती है? तो निजी वस्तु का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जिसका प्रयोग करने के लिए आप भुगतान अपने जेब से किए हो। जैसे मान लीजिए आप जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल के लिए आप भुगतान किए है ना, आप मोबाइल खरीदे है ना, तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। जैसे डिश टीवी हो गया, तो डिश टीवी भी आपकी निजी वस्तु हो गई क्योंकि आप हर महीने रिचार्ज करते हैं उसका। तो ये क्या हो गया? डिश टीवी हो गया, या कार हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब आपकी निजी वस्तुएं हैं। तो आइए अब देखते हैं।
तो सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रतिस्पर्धी नहीं होता है। अभी बात बिल्कुल ठीक है, हमने बोला आपसे कि सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है, जैसे पुलिस हो गया, जैसे हमारी सेना हो गई, जैसे पार्क हो गए, जैसे सड़क हो गया, ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा उपभोग करेगा और कोई इसका ज्यादा इस्तेमाल करेगा और कोई कम इस्तेमाल करेगा। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रतिस्पर्धी नहीं होता है, एब्सोल्युटली ठीक है। और सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में किसी व्यक्ति को वस्तु के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है भैया, सबको लाभ मिलना चाहिए, किसी एक को क्यों मिलेगा। तो जितने लोग भी 1 और 2 बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला चलिए, ये खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा इसको अच्छे से करिए, ये बढ़िया सा प्रश्न है। क्या हो गया भाई, आज कठिन प्रश्न है तो क्या हो गया? कठिनाइयों से कौन भागता है भाई? असली धुरंधर तो वो होता है जो कठिनाई आए तो और सचेत हो जाए और सतर्क हो जाए। असली धुरंधर वो होता है, युद्ध वही जीतता है जब कठिनाई आने पे क्या हो जाए, वो और मजबूत हो जाए, ठीक है ना। युद्ध वो नहीं जीतता है कि कठिनाई आने पे भाग जाए, युद्ध वो जीतता है जो कठिनाई आने पे और मजबूत हो जाए और एफर्ट करे, चीजों को समझे। आज मैं सच बता रहा हूं, आज जितने भी क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस प्रकार के प्रश्न है कि आपके आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ये क्या करेंगे, समझने में बहुत मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इन चीजों को नहीं समझ पाते, क्यों? क्योंकि अच्छे से थियरी नहीं पढ़ते, नहीं पता है कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, नहीं पता है कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, नहीं पता है कि प्राथमिक वस्तु क्या होती है, नहीं पता है कि अंतिम वस्तु क्या होती है, नहीं पता है कि स्थिर लागत क्या होती है, नहीं पता है कि परिवर्तनशील लागत क्या होती है। तो कैसे काम चलेगा? आज आज सब बताऊंगा, बस आराम से देखिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई? और कोई? चलिए, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। सी कौन बोल रहा है? सी कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, चलिए देखते हैं। तो पूंजीगत वस्तु सरकार के वे व्यय, सॉरी, पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय है जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या दायित्वों में कमी आ जाती है। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, यही तो मैं अभी अभी तक बार बार आप लोगों से बोल रहा था। सो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और पूंजीगत व्यय का संबंध सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी पर किया गया व्यय होता है। नहीं भैया, ब्याज अदायगी पूंजीगत व्यय थोड़ी होता है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जी केवल और केवल एक सही है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पूंजीगत व्यय सरकार के वो वे व्यय होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या दायित्वों में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि इससे सरकार क्या करती है कि अर्थव्यवस्था को ऑलरेडी सुदृढ़ कर देती है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, अगर जो आपके शहर में 50 बढ़िया एयर कंडीशन सिटी बस चलवा दे, जैसे प्रयागराज में देखिए, अगर जो आप प्रयागराज से बिलोंग करते होंगे तो प्रयागराज में एयर कंडीशन सिटी बस चलता है। बड़े बड़े महानगरों में देखिए वहां पे एयर कंडीशन सिटी बस चलता है। तो जब आपके पास सिटी बस हो जाएगा तो आप क्यों ऑटो में जाएंगे, आप क्यों कार से जाएंगे? अच्छी सुविधा सरकार देगा तो आप उसका उपभोग करेंगे, तो आपके निजी दायित्व में कमी आएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय व कुल आय का अंतर होता है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो राजकोषीय घाटा को राजस्व घाटा के रूप में भी जाना जाता है, क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। चलिए भाई बताइए। अब कितनी बार आपसे कहा कि कॉपी पेन पास में रखिए, कुछ कुछ फार्मूला मैं बताता हूं उसको लिखा करिए, ठीक है? और हाँ ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? सकल
राजकोषीय घाटे का फार्मूला क्या होता है? लिख के बताओ भाई, सकल राजकोषीय घाटा क्या होता है भैया बताइए। तो कुल व्यय, कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय, और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, ठीक है, राजस्व प्राप्ति, और प्लस क्या होता है? गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आएगा? केवल और केवल 3 बोल रहे हैं ना, अर्थात ऑप्शन नंबर यही, केवल और केवल ये वाली स्टेटमेंट ठीक है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। अब मैं बार बार बोलता हूं कि भैया आप कॉपी पेन पास में रखिए, कुछ बीच बीच में बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है, जो आपको जानना है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी वो समझ में आएगा। अगला, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न, सकल राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा अभी तो बताया गया था, अभी तो पिछली बार बताया कि सकल राजकोषीय घाटा क्या होगा? डी बोल रहे, कुल व्यय प्लस डी होगा कि सी होगा? भैया माइनस होता है ना, कुल व्यय में से ये माइनस किया जाता है ना, अभी तो मैं लिखा था, फिर कैसे भूल गए? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अभी तो मैं लिखा, ठीक है, माइनस होता है, प्लस थोड़ी होता है। अगला, चलिए इसको थोड़ा सा सुमेलित करिए भैया। चलिए देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, कितना खूबसूरत सा प्रश्न। एक सेकेंड रुक जाइए, मजा दे देगा, इकोनॉमिक्स में मजा आ जाएगा ऐसे प्रश्नों को अगर जो आप करेंगे तो। ठीक है, बताइए भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? और इसमें आपको सकल राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सकल राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको सकल राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, सकल राजकोषीय घाटे का सही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब फार्मूले को कई तरीके से लिखा जाता है, कई तरीके से लिखा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं ना कि सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू निवल घरेलू ऋण ग्रहण प्लस आरबीआई से जो ऋण लिया जाता है उसमें से माइनस किया जाता है ग्रहण को, मतलब जो ऋण लिया गया है, प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण को, जो विदेशी ऋण लिया गया है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। सकल राजकोषीय घाटा, बस्ती घाटा, इनको कई प्रकार से लिखा जाता है। अब वो सारी चीजें आपको एक जगह कॉपी में लिख लेनी चाहिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाके चीजें बेहतर हो पाएंगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर, तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? सकल प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है सर बताइए। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी ही तो होता है ना, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत बार बताया हूं। तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्न कथनों पर विचार करिए और विचार करके आप उत्तर दीजिए। चलिए भैया, अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। और जो लोग भी अभी तक इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास
लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको अलग अलग आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देख लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक बहुत सारी समस्याओं में आप फंसे रहते हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और ये प्रश्न किस यूनिट के हैं, किस टॉपिक के हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स की थियरी अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास हो रही है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप जितनी बार चाहें जब चाहें क्लासेस को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स की नोट्स भी दी जा रही है। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आप टेस्ट दीजिए, सप्ताह में 1-2 टेस्ट दीजिए। टेस्ट दे करके अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए। फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी चले, मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो डायरेक्ट नहीं परचेज कर पाएंगे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, जब पेपर देने आप जाइएगा ना, तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो इसको जरूर पढ़िएगा, ये वाली लाइन जरूर पढ़िएगा। क्योंकि कभी कभी दे देता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है और कभी कभी दे देता है कौन सा नहीं सही है ना। तो ये वाली लाइन बहुत जरूरी है पढ़ना। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आते हुए प्रश्न को वो गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा जरूर। मैं इन सारी बातों को पॉइंट आउट इसलिए करता हूं ताकि आपको मेरे शब्द पेपर के दिन याद आए कि सर ने बोला था कि ऊपर वाली भी लाइन पढ़ो, नीचे वाली भी लाइन पढ़ो। देखो यस दिया है कि नो दिया है, उस अनुसार प्रश्न करिए। ठीक है, ये बहुत मददगार होते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग गलती करके चले आते हैं। चलिए देखते हैं। तो जब कुल प्राप्तियां कुल व्यय से अधिक होती हैं, अर्थात सरकार की कुल आय कुल व्यय से अधिक होती है, मतलब आय अधिक होती है और व्यय कम होता है, तब बजट आधिक्य की स्थिति होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है भैया। जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर होती है तब संतुलित बजट होता है। जब आय और व्यय बराबर होता है तो संतुलित बजट होता है। बात तो ये भी ठीक है, तो दोनों सही है। ए पहला और दूसरा दोनों ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही कूट को चुनिए। चलिए भाई, कूटिए कूट को चुनिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यवसायिक बैंकों का जमानतदार होता है। बिल्कुल ठीक है भाई। आपको पता ही है कि आरबीआई क्या होता है? बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई क्या होता है? बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई क्या करता है कि व्यवसायिक बैंकों पे अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यवसायिक बैंकों का जमानतदार होता है। बिल्कुल ठीक है, और यह व्यवसायिक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है, तो आरबीआई बैंकों का बैंक भी होता है, इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, चुनिए। चलिए, इसमें से सही विकल्प आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में आए और कठिन सेशन को देख करके भाग गए। कठिनाइयों से जो भाग जाएगा वो क्या जिंदगी में सफलता हासिल करेगा? हाँ, आपको लगेगा कि जिंदगी
में जब कठिनाई है तो आप जीवन जीना छोड़ देंगे? कठिन प्रश्न आ जाएगा तो आप प्रश्न को अटेम्प्ट करना छोड़ देंगे? पेपर में आ जाएगा ये सब प्रश्न तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब जितने भी डी बोल रहे हैं ना, जितने भी डी बोल रहे हैं ना, दिमाग कहाँ पे है? डी वालों दिमाग कहाँ पे है आपका? डी वालों दिमाग कहाँ है आप लोगों का? हैंग हो गया क्या दिमाग? अरे भाई बैंक दर ब्याज की वह दर है जिसपे रिजर्व बैंक आम जनता को ऋण देता है। क्या आरबीआई से कभी किसी ने ऋण लिया है? रिजर्व बैंक से आप कभी ऋण लिए हैं? कभी रिजर्व बैंक से ऋण लिए हैं जीवन में? किसी को सुने हैं कि उन्होंने आरबीआई में खाता खोला है? आरबीआई जनता के साथ लेन देन थोड़ी करता है, आरबीआई तो व्यवसायिक बैंकों के साथ लेन देन करता है। तो ये डी कैसे हो जाएगा? ये तो गलत होगा भाई, बी कैसे हो जाएगा? सॉरी बी कैसे होगा? बी गलत है, तो जब बी गलत है तो डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो डी जितने भी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, 2-3 बातें बताता हूँ, आप लोग बार बार उस चीज को स्किप कर जाते हैं। देखिए 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 एक सेकंड, देखिए ये रहा आरबीआई, ये आरबीआई है, ये वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, या व्यवसायिक बैंक है, ये व्यवसायिक बैंक है, और ये है जनता अर्थात हम लोग जनता। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो उस पे जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। जब आरबीआई व्यवसायिक व्यवसायिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। और यहाँ पे अल्पकाल या दीर्घकाल की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब व्यवसायिक बैंक आम जनता के साथ लेन देन करती है तो उसे ब्याज दर बोला जाता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे ब्याज दर की बात होती है, ठीक है। लेकिन जब आरबीआई व्यवसायिक बैंक को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। लेकिन आरबीआई जब व्यवसायिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, तो जब अल्पकाल की बात होती है तो अल्पकालीन ऋण जब आरबीआई व्यवसायिक बैंक को देगा तो उसे रेपो रेट कहा जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? रेपो रेट बोला जाएगा। और जब व्यवसायिक बैंक आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जो व्यवसायिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को अर्जित निधि की कमी की स्थिति में रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण पर ब्याज अदा करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि कहलाता है। अब ये शब्द तो मैं रोज बताता हूं आप लोगों को। चलिए भाई, उमेश गुप्ता जी, रश्मि तिवारी जी, विकास यादव जी, पिंकी जी, फरीन फातिमा जी, कंचन साहू जी, प्रतिमा जी, सर्वेश कुमार जी, शिखा विश्वकर्मा जी, सोनी शर्मा जी, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हो फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और आज के सेशन को 2-3 बार देखिएगा जरूर, मजा आएगा। और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं स्क्रीनशॉट जरूर मुझे सेंड कर दीजिएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे नंबर आ रहा है, ताकि आपको बैच में भी ऐड करना होगा। ये बोल रहे हैं और कोई भाई? इजी सी बात है, मैं रोज बताता हूँ मुद्रास्फीति के बारे में। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? तो देखिए भैया, मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स की भाषा में जिसे हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं उसी को ही हम लोग अपने घरों में बोलते हैं कि महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है। और कब हम कहते हैं अपने घरों में कि महंगाई आ गई है? कब कहते हैं कि यार बड़ी महंगाई आ गई है? कब कहते हैं? ये तभी ना कहते हैं जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। आप मार्केट 500 रुपये लेकर के जाते हैं और एक छोटी सी पन्नी में थोड़ा सा सामान लेकर के आते हैं तो आप कहते हैं कि बड़ी महंगाई आ गई है। बड़ी महंगाई आने के का मतलब क्या हो गया कि जो मार्केट में वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसे ही महंगाई कहा जाता है, और महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में।
कीमतों के बढ़ने को ही महंगाई कहते हैं और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। अर्थात कीमत स्तर में वृद्धि क्या होगा, स्फीति कहलाता है। अब कुछ लोग के दिमाग में ये होगा कि सर जी मुद्रास्फीति आता क्यों है, तो मुद्रास्फीति आने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो सबके पास पैसा आता है। आज से 20-25 साल पहले देखिए, आज से 20-25 साल एक छोटा सा बच्चा होता था तो उसको मतलब अगर जो 3-4 साल का बच्चा या 5 साल का या 10 साल का भी बच्चा है तो उसे 1 रुपए में पूरा दिन भर उसका काम हो जाता था। मिडिल क्लास का अगर जो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है तो 1 रुपए में भी वो अपना काम चला लेता था। लेकिन अब क्या 1 रुपए में कोई काम चला पाएगा दिन भर का, नहीं चला पाएगा ना। लेकिन आज से 20-25 साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना मुद्रा नहीं था, इतना पैसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे देश का विकास हुआ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी। लोगों की क्या बढ़ी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी। और जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी तो लोगों ने अपने मांग को बढ़ाया, लोगों ने अपने मांग को बढ़ाया। मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ति अर्थात उत्पादन सभी लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जब वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगी, पूर्ति कम हो जाएगा, तो उस वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी तो कहेंगे कि महंगाई आ गई, महंगाई को ही मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है। अब एक बात और समझ में आनी चाहिए, आज से 20-25 साल पहले देखिए सबके पास पक्के मकान नहीं होते थे, छप्पर का मकान होता था, खपड़ेल का मकान होता था। लेकिन आज के समय में जाइए, अब सबके पास पक्के का मकान है। तो सभी लोगों ने सीमेंट का मांग किया होगा, सभी लोगों ने छड़ों का मांग किया, छड़ का मांग किया होगा, तो सभी लोगों ने मजदूरों की मांग की होगी। तो भैया जब सीमेंट की मांग बढ़ जाएगी, छड़ की मांग बढ़ जाएगी, ईंट की मांग बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इनकी कीमतों में वृद्धि आ जाएगा। जैसा कि आप देख ही रहे, एक समय हुआ करता था कि 80 रुपए की एक सीमेंट की बोरी बिकती थी। हमने अपनी जिंदगी में देखा है 80 रुपए में सीमेंट की बोरी बिकती थी। अभी सीमेंट की बोरी क्या रुपए की बिक रही है, थोड़ा कमेंट करके बताइए जो खरीदा। चलिए अगला, कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। क्यों सीमेंट की बोरी का कीमत क्यों बढ़ गया, क्योंकि सीमेंट की मांग सभी लोग करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि सबको पक्के मकान बनवाने हैं, है ना। अगला, कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प इसमें से क्या है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए लोगों के विभिन्न क्रियाकलाप उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तभी होगा जब अर्थव्यवस्था में मांग ऊपर जाएगी और पूर्ति भी ऊपर जाएगी, ठीक है। तभी तो जाकर के मुद्रा की पूर्ति में तेजी आएगी, जिससे वो एक, हाँ ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए लोगों के विभिन्न क्रियाकलाप उत्तरदायी है, बिल्कुल ठीक है। जब आप उत्पादन करेंगे, जब आप काम करेंगे तभी तो पैसा आपके पास आएगा, तो क्रियाकलाप करेंगे तभी तो पैसा आएगा, और क्या, ठीक तो है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए व्यावसायिक बैंक उत्तरदायी है, बिल्कुल ठीक है। व्यावसायिक बैंक उत्तरदायी है क्योंकि ये क्या करते हैं, साख का सृजन करते हैं, साख सृजन करते हैं, और साख का सृजन करके ये मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में प्रभावित कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए आरबीआई भी उत्तरदायी होता है, बिल्कुल ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, अगर जो बैंक दर को, नगद आरक्षित अनुपात को अगर जो कम कर देगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है आरबीआई। अगला, मुद्रा क्या होता है भाई, छोटी सी बात आपसे पूछी जा रही है, बता दीजिए सभी लोग। चलिए रोहित कुमार जी, समय से ज्वाइन आप लोग क्लास को क्यों नहीं करते हैं, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। बहुत व्यस्त है क्या, बहुत व्यस्त रहते हैं क्या आप लोग? बहुत व्यस्तता होती है क्या भाई? देखिए, जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे सबसे ज्यादा व्यस्त होना पड़ेगा, है ना। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे सबसे ज्यादा व्यस्त होना पड़ेगा। अगर जो नौकरी पाना जरूरी है, पढ़ाई करना, पढ़ाई पे, इसका मतलब कि अगर जो आपकी जिंदगी में नौकरी जरूरी है तो सबसे ज्यादा समय किस पे देना पड़ेगा, नौकरी की तैयारी में देना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी। इतने सारे लोग तो पढ़ रहे। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि मुद्रा क्या है,
मुद्रा क्या है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे, तो मुद्रा क्या है भैया? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। 10 रुपए की नोट आपके पास है, जाइए कुछ खरीद लीजिए मार्केट से, मतलब 10 रुपए आप दे रहे हैं और 10 रुपए की वैल्यू के बराबर कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं। तो मुद्रा क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है। इजी सी बात है। चलिए, भारत में वैधानिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अंतर्गत आता है? इसमें से कौन ऐसा है जो मुद्रा है? अब ये मुद्रा एवं बैंकिंग में पढ़ा रहा था, तो ये सारी चीजें एक क्रम से मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, जो रिकॉर्डेड क्लास होती है उसको जाके आप जितनी बार चाहेंगे, जब चाहेंगे उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन की क्लास को पढ़ते रहिए, और जैसे जैसे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता रहता हूँ, नोट्स बनवाता रहता हूँ, उस तरीके से उसको बनाते रहिए। क्योंकि एक बार आपने अगर जो खुद से नोट्स प्रिपेयर कर लिया ना, तो 80% चीज़ें आपकी वैसे ही तैयार हो जाएंगी। चलिए, तो थोड़ा सा लिखने की भी आदत डालिए, बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ए बोल रहे, ए के अलावा कोई और है? सब ए बोल रहे क्या? सब ए बोल रहे। चलिए देखते हैं कि मुद्रा के अंतर्गत क्या आता है। तो करेंसी नोट आएगा, बिल्कुल ठीक है। 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, ये मुद्रा तो होता ही है। और मुद्रा का काम विनिमय का माध्यम होता है, और नोट के माध्यम से विनिमय कर सकते हैं। सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, ये भी तो मुद्रा होगा। और गांव में विनिमय के रूप में प्रयुक्त अनाज, अनाज थोड़ी मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर, अनाज तो वस्तु होती है, मुद्रा थोड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी 1 और 2 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अनाज थोड़ी मुद्रा होता है। अगला, मांग जमा से क्या तात्पर्य है? ये बार बार आप मुद्रा एवं बैंकिंग जब पढ़ते हैं तो मांग जमा शब्द का प्रयोग बार बार होता है। अब चलिए भाई बताइए, मांग जमा से तात्पर्य है। और आज का पूरा सेशन 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा आज का सेशन, क्योंकि आज का सेशन जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको मजा आएगा। कुछ ना कुछ मजा, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है। तो मांग जमा का मतलब क्या होता है? तो मांग जमा का अर्थ होता है कि बैंक में साधारण रूप से वह जमा राशि जिसे, जो राशि जमाकर्ता किसी भी समय रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से निकाल सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मांग जमा बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मांग जमा। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में मान लीजिए कि आपने बैंक में 20,000 रुपये जमा किया है और वो आपका चालू खाता है। तो आप भैया ठीक है, आप मार्केट गए तो पता चले कि आप एटीएम से पैसा निकाल करके कुछ खरीदारी कर लिए। मतलब मांग जमा का ये मतलब होता है कि बैंक में जो आपकी जमा राशि है ना, उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। इन पैसे का उपयोग आप कर सकते हैं। अर्थात बैंक में साधारण रूप से जमा राशि, ठीक है, साधारण रूप से जो जमा राशि होती है उसे ही मांग जमा मांग जमा कहते हैं। और मांग जमा का मतलब ये होता है कि जो बैंक में आपने पैसा जमा किया है वो उस पैसे पे कोई भी पाबंदी नहीं है, कभी भी आप बैंक से पैसा निकाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न है, पूरी इकोनॉमिक्स के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा ये प्रश्न, क्लियर कर देगा। क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि साख के स्रोत क्या होते हैं, फिर ऋण किस तरीके से मांगे जाते हैं। तो अल्पकालिक ऋण होते हैं, मध्यकालिक ऋण होते हैं, दीर्घकालिक ऋण होते हैं। अल्पकालिक ऋण वह ऋण होते हैं जिसके अंतर्गत किसान बैंक में जाता है और ये कहता है कि हमको अगला फसल उगाना है, तो अगला फसल उगाना है तो आप हमको 0 से 16 महीने के लिए ऋण दे दीजिए, ताकि हम एक बार अपनी फसल उगा लेंगे तो हम आपको क्या करेंगे कि पैसा वापस कर देंगे। ये अल्पकालिक ऋण होता है। इसमें किसान बैंक से कहता है कि हमको अच्छी बीज चाहिए, हमको खाद चाहिए, कीटनाशक दवाएं चाहिए,
तो इसलिए हमको पैसा चाहिए, तो हमें आप अल्पकालीन ऋण दे दीजिए। हमारी जैसे फसल तैयार होगी, हम फसल जैसे काटेंगे उसको बेच के आपका ऋण वापस कर देंगे। तो ये होता है अल्पकालिक ऋण। दूसरा होता है मध्यकालिक ऋण। तो मध्यकालिक ऋण का मतलब ये होता है कि किसान बैंक के पास जाता है और कहता है कि हमको कृषि में यांत्रिकरण लाना है, अर्थात हमें आधुनिक उपकरणों के द्वारा खेती करना है, हमें ट्रैक्टर खरीदना है, हमें पंपिंग सेट खरीदना है, आप हमें 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ऋण दे दीजिए, ताकि हम एक बार ट्रैक्टर खरीदेंगे तो ट्रैक्टर खरीदने में 10-12 लाख रुपए लगेगा और एक फसल से तो हम लौटा नहीं देंगे, तो आप हमें मध्यकालिक ऋण दीजिए ताकि धीरे धीरे करके हम 5 सालों में आपका पैसा वापस कर दें। तो ये होता है मध्यकालिक ऋण। और तीसरा होता है दीर्घकालिक ऋण। तो दीर्घकालिक ऋण ऐसा ऋण जो 20 साल या उससे ज्यादा के लिए किसान डिमांड करते हैं। इसके अंतर्गत किसान बैंक पे जाएगा और कहेगा कि हमारे पास भूमि नहीं है, हम भूमि खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें ऋण दे दीजिए। और चूंकि भूमि खरीदने के लिए ऋण ज्यादा चाहिए होगा, तो हम एक बार में तो लौटा नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे 20 साल में 25 साल में हम आपको लौटा देंगे। तो ये होता है दीर्घकालीन ऋण। तो चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है, फसल उत्पादन की निम्नलिखित आगतों पर विचार करिए। तो भैया साख की मांग क्यों होती है? क्योंकि किसान कहता है कि हमको उच्च क्वालिटी के बीज चाहिए, इसलिए हमको पैसा चाहिए। खाद चाहिए तो इस पे व्यय करना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। कीटनाशक दवाओं पे, पानी पे व बिजली पे, उपकरणों की मरम्मत पे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी 1 2 3 4, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ऋणाधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। ऋणाधार का क्या मतलब होता है भाई? सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। तो ऋणाधार का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे, कोई कमेंट करके बताएगा कि ऋणाधार शब्द का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? ऋणाधार शब्द का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट करके बताएगा। तो ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। ऋणधार एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार होता है। जैसे कि आपने भूमि लिया है, जैसे आपने इमारत लिया है, जैसे आपने लोन पे गाड़ी ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें जो ऋण, हाँ हाँ, इसमें जो मालिक है, मैं जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि लोन पे क्या खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, लोन पे ट्रैक्टर लोग खरीद लेते हैं। इसका मतलब कि ट्रैक्टर का मालिक कौन है? जिसने खरीदा है, लेकिन ऋणाधार किसके ऊपर है? उसी ट्रैक्टर के मालिक पे है, ठीक है ना। तो ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक मालिक स्वयं कर्जदार होता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति गया और कहा कि भैया हमको ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है तो अब उसके लिए ऋण चाहिए। तो ट्रैक्टर खरीद के वो घर ला दिया, तो अब तो उस व्यक्ति की संपत्ति हो गई ना ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर चला के वो जितना चाहे कमाए, वो संपत्ति है, लेकिन उस ट्रैक्टर का मालिक क्या है? अभी भी कर्जदार है। तो इसे ही ऋणाधार बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, ठीक है। ऋण, हाँ, कोई दिक्कत? ठीक है। ऋणाधार का मौद्रिक मूल्य प्रायः ऋण के मूल्य से ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। ऋणाधार का मौद्रिक मूल्य प्रायः ऋण से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्याज भी लगता है, यहाँ पे ब्याज भी लगता है। और ऋण न लौटाने की स्थिति में देनदार देनदार इसे बेच सकता है। बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ट्रैक्टर खरीदा और आपने लोन लेकर के ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने भुगतान किया नहीं, लेकिन सीमित सीमा तक अगर जो आपने उस ऋण को वापस नहीं किया, तो जो बैंक वाला होगा वो ट्रैक्टर आपका खिंचवा लेगा। खिंचवा लेगा कि नहीं खिंचवा लेगा? खिंचवा लेगा। तो यही होता है ऋणाधार। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पूंजी खाता में आधिक्य होता है। पूंजी खाता में कब आधिक्य होता है? क्या उत्तर होगा भाई?
सभी लोग पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्यों है भाई? हमारे बुजुर्ग कह के गए कि फ्री की शिक्षा कारगर नहीं होती है। एक लाइक शेयर कर दोगे तो फिर फ्री की शिक्षा थोड़ी रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो एक लाइक शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं पढ़ रहे, आप जरूर पढ़िए। क्योंकि देखिए, थियरी का बहुत महत्व होता है। जब तक आपको पूंजीगत खाता क्या होता है, जब तक आपको राजकोषीय घाटा क्या होता है, ब्याज भुगतान क्या होता है, ये सारी चीजें बारीकी से नहीं पता होगी ना, तब तक चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और ये सारी चीजें सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाई जा रही है। लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है कंप्लीट। आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें मिल रही है। बस आप ईमानदारी से 2 घंटे के आसपास एप्लीकेशन पे और 2 घंटे यूट्यूब पे आप मुझे ठीक तरीके से 4 घंटे अगर जो मेहनत से फॉलो कर लेंगे ना, एग्जाम आते आते सब कुछ कवर हो जाएगा। कहीं से एक पन्ना भी कलेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सीधी सीधी बात है, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं प्रयास करता हूँ, जितना मैं कंटेंट आपको देता हूँ, वो सारे कंटेंट आपको फॉलो करने होंगे। चलिए, क्या उत्तर होगा? तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिएगा। या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, हाँ ठीक है। कि पूंजीगत खाते में आधिक्य होता है जब, पूंजीगत खाते में आधिक्य का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर जो पूंजी प्रवाह अगर ज्यादा है और पूंजी वाह्य प्रवाह कम है, ठीक है, पूंजी वाह्य प्रवाह कम है, पूंजी वाह्य प्रवाह कम है, तो क्या होगा? पूंजी खाते में आधिक्य होगा। अर्थात जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि जब पूंजी प्रवाह पूंजी वाह्य प्रवाह से अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूंजी खाता संतुलन की सही व्याख्या करता है? पूंजी खाता में संतुलन की सही व्याख्या क्या बताता है? खूबसूरत सा प्रश्न, ठीक है। पूंजी खाता में संतुलन कब होगा? आप कोई गलत करेगा तो फिर समझ लेना, ठीक नहीं होगा। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूंजी खाता संतुलन की सही व्याख्या करता है? हाँ ठीक है भाई, कुछ स्टूडेंट ब्लैक हैं, उनको अनब्लैक नहीं किया गया। थोड़ा सा आप लोग मेरी भी भावनाओं को समझिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो तो मैं अपनी जिद पे आप लोगों के साथ क्लास ले रहा हूँ, अदरवाइज मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं क्लास बहुत ठीक तरीके से सुचारू रूप से लूँ, है ना। और अनब्लैक मुझे बहुत इन टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। वो आप लोगों को सबको अनब्लॉक करवाने का एक बार मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन समय चूंकि मुझे मिल नहीं पाता है, समय समय मेरे पास, सच में मेरे पास समय नहीं होता। आप लोगों को पता भी है कि मैं कोर्ट भी ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे पास उतना समय होता नहीं है ना। तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है, करवा दूंगा। ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि पूंजी खाता संतुलन की सही व्याख्या क्या है? तो पूंजी खाता संतुलन क्या होता है? तो पूंजी खाता संतुलन पूंजी प्रवाह इज इक्वल टू पूंजी प्रवाह अपान पूंजी वाह्य प्रवाह, ठीक है। पूंजी खाता संतुलन क्या होता है कि जब ये दोनों बराबर हो जाए, अर्थात जब ये बराबर होगा तभी होगा, ठीक है, नहीं तो असंतुलन की स्थिति होगी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अगला, विनिमय दर को जाना जाता है, विनिमय दर को किस रूप में जाना जाता है बताइए? विनिमय दर को किस रूप में जाना जाता है?
क्या हो गया भाई बताइए। फरीन फातिमा जी बोल रहे हैं सर हमारी दरख्वास्त को सुन लीजिए। बताइए, फरमाइए क्या बोल रही है। क्या हो गया बताइए। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, जिसको जो लिखना है लिख लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट को। कोई जरूरी बात हो तो आप कर सकते हैं। बाकी यार नंबर आप ही लोग के लिए दिया हो, ठीक है ना। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या क्या उत्तर आ रहा है। BAC। और कोई भाई। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे, बी बोल रहे, विदेशी विनिमय दर को फोकस दर भी कहा जाता है। विदेशी विनिमय दर को, सॉरी, फोकस दर नहीं, फॉरेक्स दर भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहा जाता है। और फॉरेक्स दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत है। ठीक है, कि फॉरेक्स दर क्या होता है कि एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा से कीमत। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे ये कहें कि $1 की वस्तु आपको खरीदनी है, तो $1 की अगर जो आपको वस्तु खरीदनी है, फॉरेक्स दर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो $1 की अगर जो आपको वस्तु खरीदनी है तो आपको क्या रुपए देने होंगे, 84 के आसपास आपको देने होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर जो आपको $1 चाहिए तो $1 के मुकाबले में 84 आपको देने चाहिए। यही तो आपका विदेशी विनिमय दर हुआ। और विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि वह बाजार दर जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक, वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार किया जाता है। बच्चों वाली बात है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों वाली बात है कि नहीं है, कि वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है, तो इसे विदेशी विनिमय बाजार बोलते हैं। एक मुद्रा को दूसरे, जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिका जाते हैं, तो आप अमेरिका जाते हैं तो वहां पे रुपए थोड़ी दे करके आप किसी वस्तु को खरीदेंगे। वहां पे तो आपको पहले डॉलर प्राप्त करना होगा। तो डॉलर प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, रुपए त्यागेंगे। तो विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ये हो ही गया, ठीक है। अगला, अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत सा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है। अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा। अच्छा सा प्रश्न है। ये लाइव स्टडी वाले जो पुराने छात्र हैं उनको कोई बंद थोड़ी कर सकता है। उनके पास तो कई सारी आइडिया होती है कि नहीं। वह वो कैसे न कैसे करके आ ही जाते, पढ़ ही लेते, है ना। और मैं भी बड़ी इत्मीनान में रहता हूँ कि ठीक है यार, कोई जाएगा थोड़ी, है ना। सब आके पढ़ते हैं। सब आके पढ़ते हैं। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई। कि अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा। तो विदेशी विनिमय, एक सेकेंड, अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप क्या देखने को मिलेगा। इजी सी बात है यार, ये बच्चों वाली बात है। कि देखिए, अगर जो विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि होगी तो विदेशियों की लागतों, विदेशियों की लागतें यूएसडी के रूप में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर जो हम ये करें कि देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को,
कि अगर जो सभी बातें सामान्य हैं और विदेशी विनिमय की कीमतों में वृद्धि होती है, तो विनिमय की कीमतों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि विदेशियों की लागतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, जिससे क्या देखने को मिलेगा, जिससे निर्यात में वृद्धि होगा और विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निर्यात में इससे क्या देखने को मिलेगा, निर्यात में वृद्धि देखने को मिलेगा, और निर्यात में वृद्धि देखने को मिलेगा तो विनिमय की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विनिमय की पूर्ति में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विनिमय दर में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, विनिमय दर में वृद्धि से का क्या तात्पर्य होता है, बताइए भाई। विनिमय दर में वृद्धि से तात्पर्य है तो इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है कि विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है कि डॉलर की कीमत में घरेलू मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। जैसे आप रोज देखते हैं ना कि कभी एक डॉलर जो है, आप रोज देखते हैं ना कि कभी एक डॉलर जो है, एक डॉलर जो है वो 80 रुपए के बराबर हो जाता है, कभी एक डॉलर क्या हो जाता है, कितने के बराबर हो जाता है, 81 रुपए। इसी तरीके से डॉलर का रोज क्या होता है कि रुपए के मुकाबले बदलता रहता है। ये ऐसा क्यों होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ऐसा होता है। डॉलर क्यों मजबूत है, इसलिए मजबूत है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग ज्यादा है, रुपए की मांग है ही नहीं, बहुत कम है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि डॉलर की कीमत में घरेलू मुद्रा के रूप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ाना कहलाता है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई। और देखिए जिन स्टूडेंटों को भी कोर्स परचेज करना है आप यथाशीघ्र परचेज कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम जब करीब आता है तो बहुत सारे बच्चे हमको फोन करते हैं और कहते हैं सर आप हमसे 2 गुना फीस ले लीजिए, 3 गुना फीस ले लीजिए, लेकिन हमारी तैयारी करवा दीजिए। तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है या हमारे पास कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है कि 10 दिनों में हम आपकी तैयारी करवा देंगे। एडमिशन ले लीजिए, लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, आराम आराम से 1-2 महीने 3 महीने समय लगा करके जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको ठीक तरीके से पढ़िए। जितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जितना थियरी पढ़ाई जा रही है, जितना नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको दी जा रही है, उसको आप ठीक तरीके से पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एग्ज़ाम दीजिएगा, मैक्सिमम चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी, इतनी तो बड़े आराम से मिल जाएंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते आप गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो धैर्य टूट जाता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल उनका कोलैप्स हो जाता है, सोचते कुछ और है होता कुछ और है। तो धैर्य कंसंट्रेशन बना करके मेहनत कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाएगी। अगर 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1-1.5 घंटे मतलब 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, 4 घंटे भी ठीक तरीके से देंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। एडमिशन ओपन है, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई। कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर को बढ़ाना कहलाता है। तो जितने लोग भी अवमूल्यन बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब अवमूल्यन होता है तो देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या होता है, देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, और जब देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में निर्यात जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे और आयात जो होगा वो महंगा हो जाएगा। तो निर्यात क्या हो जाएंगे, निर्यात बढ़ जाएंगे, ठीक है, निर्यात बढ़ जाएंगे क्योंकि निर्यात सस्ते हो जाएंगे, और आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि आयात जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब इस बात को उदाहरण के तौर पे भी समझाना क्या जरूरी है क्या, उदाहरण के तौर पे समझाना जरूरी है क्या सर, जरूरी है क्या, अरे क्या जरूरी है। देखिए अगर जो एक समय में कोई बस, एक समय में अगर जो 80 रुपए बराबर $1 है, ठीक है, तो एक 80 रुपए बराबर अगर जो $1 है तो $1 की वस्तु को अगर जो आप अमेरिका से खरीदते हैं तो 80 रुपए
आपको देना होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर जो $1 100 की बराबर हो जाए, $1 जो है वो 100 के बराबर हो जाए, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब $1 की वस्तु खरीदेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपए देना पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में यदि भारत सरकार अपने निर्यातों को बढ़ाना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई। विनिमय दर को ऊंचा टाकना होगा, विनिमय दर को ऊंचा टाकना होगा, कितनी बार बताया गया है, तो विनिमय दर को बढ़ाना होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में यदि भारत सरकार अपने निर्यात को बढ़ाती है, निर्यात को बढ़ाना चाहती है तो विनिमय दर को बढ़ाना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट का आप चयन करिए। चलिए भाई बताइए। विश्व बैंक, तो आपको कई बार बताया हो कि देखिए भैया 1945 बहुत महत्वपूर्ण है। 1944 में क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, और इसी के परिणाम स्वरूप 1945 में क्या होता है कि दो संस्थाओं की स्थापना होती है। एक होती है विश्व बैंक की, दूसरा होती है आईएमएफ की। आईएमएफ जो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए सदस्य देशों को ऋण देता है, और आईएमएफ की भी स्थापना 1945 में होती है, लेकिन आईएमएफ 2 साल बाद कार्य करना शुरू करता है 1947 में। और विश्व बैंक की भी स्थापना 1945 में ही होती है, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की भी स्थापना 1945 में होती है, लेकिन ये 1 साल बाद कार्य करना शुरू करता है 1946 में। और आईएमएफ जो है वो क्या करता है, वो भुगतान असंतुलन दूर करने के लिए सदस्य देशों को साख प्रोवाइड करता है, और विश्व बैंक क्या करता है कि देश को आर्थिक विकासशील और अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास के पथ पे लाने के लिए इन्हें आर्थिक मदद प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी बोल रहे। तो देखिए विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, बिल्कुल ठीक है, बात 100% ठीक है। और विश्व बैंक को डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाता है, नहीं भैया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना तो 1995 में हुई थी ना। तो विश्व बैंक को हम डब्ल्यूटीओ के रूप में थोड़ी जानते हैं, विश्व बैंक की स्थापना 45 में हुई थी। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे कि सर जी केवल और केवल एक होगा, ठीक होगा। अगला, थोड़ा सा यहाँ पे गलत सुमेलित आपको करना है। चलिए, देश दे दिया गया है और देश की मुद्राएं दे दी गई हैं, इसमें से कौन सा गलत है। कभी कभी इकोनॉमिक्स में मुद्राओं से भी संबंधित प्रश्न पूछ देता है। चलिए, फ्रांस की मुद्रा क्या है भाई, फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो है, सही है। चलिए बताइए, जर्मनी की मुद्रा क्या है, रूबल है क्या, जर्मनी में भी रूबल नहीं चलता है, जर्मनी में भी यूरो ही चलता है, यूरो ही चलता है, ठीक है। जापान में येन चलता है, और ब्रिटेन में पाउंड चलता है, ठीक है ना। तो इसमें जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, जर्मनी, अर्थात बी, दूसरा वाला गलत है। तो दूसरा वाला कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी ना। दूसरा वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते हैं। तो दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ बताइए। द्विस्तरीय स्वर्ण बाजार, ये समझौता कब हुआ था, कब हुआ था भैया, तो ये हुआ था 1968 में, 1968 में। स्मिथ सोनियन समझौता, स्मिथ सोनियन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में। एसडीआर का सृजन कब हुआ था,
तो एसडीआर का सृजन कब हुआ था? तो सृजन की बात करें तो 1967 में। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स समझौता के परिणाम स्वरूप आया था तो 1944 में। निकटवर्ती देख लेना है, ठीक है ना, निकटवर्ती देख लेना है, उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपने सुमेलित कर लिया होगा, कहीं भी जाइएगा नहीं। बस आज के सेशन में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का बैच देखने को मिल जाएगा, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, यूजीसी नेट का अलग बैच, झारखंड टीजीटी पीजीटी जेट के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में टेट और सेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच है, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर केबीएस एमबीएस, राजस्थान और हरियाणा, मतलब जितनी जगह पे इकोनॉमिक्स की परीक्षा होती है जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूछा जाता है सभी बैच आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, अर्थात थियरी पढ़ाई जाती है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है ना, तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन विद्यमान होते हैं आपके दिमाग में, है ना, बहुत प्रकार के कंफ्यूजन विद्यमान होते हैं। सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, क्लासेस को पढ़ते रहिए, और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप समय समय पर टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस होती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे कोर्स मिलता है, तो एक बार आप कोर्स परचेज करते हैं तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ ये सारे कोर्स ऑलवेज आपके पास पड़े रहेंगे। आप चाहे तो एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ सकते हैं। तो जो लोग भी मतलब लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।